सूक्ष्मजीव। आपने देखा होगा कि यदि आप किसी ब्रेड को 2 या 3 दिनों से अधिक समय तक छोड़ देते हैं तो उसकी सतह सफेद भूरे रंग के धब्बों से ढक जाती है। लेकिन आपने इन धब्बों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने की कोशिश नहीं की होगी। इस बार कोशिश कीजिए। आप क्या देख पाएंगे? छोटे काले गोल ढांचे जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। उसी प्रकार अगर आप माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें कुछ हिल रहा है। वे क्या है? वे सजीव हैं या निर्जीव? वे हमारे चारों ओर रहने वाले जीव हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। सूक्ष्मजीव को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। वे हैं बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। बैक्टीरिया, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ को एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कहा जाता है। शैवाल और कवक बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं। वायरस या विषाणु हालांकि शैवाल और कवक जैसे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। केवल मेजबान जीव के अंदर ही वे प्रजनन करते हैं, जैसे पादप कोशिका, पशु कोशिका और बैक्टीरियम है। फिर भी इन्हें सूक्ष्मजीव माना जाता है। अब प्रश्न उठता है, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव बर्फ की ठंडी जलवायु से लेकर गर्म पानी के झरने और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल और पौधों और जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र। सूक्ष्मजीवों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे दही और ब्रेड बनाने में, शराब के उत्पादन में, दवा के उत्पादन में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में और पर्यावरण की सफाई में। दही और ब्रेड को बनाना। जब दूध में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मिलाया जाता है तो यह कई गुना बढ़ जाता है और दही के निर्माण को बढ़ावा देता है। ब्रेड और केक बनाने में ईस्ट पाउडर को कुछ चीनी के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है, वो भी मैदा या आटे की लोई के साथ। अब सवाल है, ईस्ट क्यों डाला जाता है? ईस्ट भी एक सूक्ष्मजीव है जो तेजी से प्रजनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन क्लोराइड पैदा करता है। गैस के बुलबुले आटे में भरते रहते हैं और उसका आयतन बढ़ाते हैं और ब्रेड, पेस्ट्री और केक स्पंज जैसे बन जाते हैं। अल्कोहल का उत्पादन। ईस्ट आमतौर पर शराब के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, जैसे शराब, एसी, सिरिका इत्यादि। अनाज में मौजूद प्राकृतिक शर्करा पर खमीर उगाया जाता है, जैसे जौ, गेहूं
चावल और कुचले फलों का रस। चीनी को अल्कोहल में बदलने की इस प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। किण्वन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने 1857 में किण्वन की खोज की थी। दवा का उत्पादन। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पैदा करने वाले रोगों को मारती है या उनके विकास को रोकती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। कई एंटीबायोटिक्स के स्रोत सूक्ष्म जीव हैं, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है, जो एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन कुछ एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं, जो कवक और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। विशिष्ट सूक्ष्मजीव एक विशेष एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए उगाए जाते हैं। इन एंटीबायोटिक्स को अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में लाभकारी बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण की जांच के लिए जानवरों को एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। वैक्सीन या टीका। टीके को तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बचपन में सभी को कई बीमारियों से बचाने के लिए कुछ इंजेक्शन या ड्रॉप दिए जाते हैं। ये या तो मृत या कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें टीका कहा जाता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स, चेचक, हैजा, हेपेटाइटिस और तपेदिक की बूंदें। टीके की खोज किसने की? सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। वैक्सीन कैसे काम करती है? जब एक स्वस्थ शरीर में मृत या कमजोर रोगाणुओं का प्रवेश होता है, तो शरीर उपयुक्त एंटीबॉडी का उत्पादन करके उनसे लड़ता है और उन्हें मारता है। शरीर को याद रहता है कि सूक्ष्म जीव के दोबारा प्रवेश करने पर उनसे कैसे लड़ना है। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए तुरंत एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए याद रखता है। एंटीबॉडी शरीर में बनी रहती है और हम रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से सुरक्षित रहते हैं। ऐसे होता है वैक्सीन का काम। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम और नीले हरे शैवाल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने और उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण। सब्जियों के छिलके, मल और पौधों और जानवरों के अवशेष जैसे जैविक कचरों को बैक्टीरिया द्वारा हानि रहित और उपयोग करने योग्य पदार्थों में तोड़ दिया जाता है।
इससे दो तरह के लाभ हैं। पहला, यह कचरा अपशिष्ट और क्षयकारी पौधों और मृत जानवरों को विघटित करके पर्यावरण को साफ करता है। दूसरा, कचरे को खाद में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रिया में उत्पन्न पोषक तत्वों का पौधों द्वारा फिर से उपयोग किया जा सकता है। हानिकारक सूक्ष्मजीव। कुछ सूक्ष्मजीव कई प्रकार से हानिकारक होते हैं, जैसे सूक्ष्मजीव बीमारियों का कारण बनते हैं और सूक्ष्मजीव खाद्य विषाक्तता का कारण भी बनते हैं। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जानवरों और पौधों में रोग का कारण बनते हैं और उन्हें रोगजनक के रूप में जाना जाता है, जैसे तपेदिक, खसरा, चेचक, पोलियो, हैजा, मलेरिया। ये कुछ रोग हैं जो सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं। पैथोजन या रोगाणु हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? पैथोजन हमारे शरीर में वायु द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा तथा संक्रमित लोगों से मिलने पर होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क के द्वारा फैल सकते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। कुछ कीड़े तथा जानवर हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी, मच्छर, मलेरिया के परजीवी को वहन करने वाला एनोफिलीज मच्छर, मादा एडीज डेंगू के विषाणु की वाहक होती है। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले मानव रोगों की भी एक सूची है। तो इसके निवारक उपाय क्या हैं? खाना हमेशा ढककर रखें, खुला खाना खाने से बचें, मच्छरों का पानी में पनपना, इसीलिए कभी भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पशुओं में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव हैं। कई सारे रोग हैं, जैसे एंथ्रेक्स एक जीवाणु के कारण होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। मवेशियों के खुर तथा मुंह की बीमारी एक वायरस के कारण होती है। पौधों में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो पौधों में रोग पैदा करते हैं और फसलों की उपज को कम करते हैं। उन्हें कुछ रसायनों के उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है जो रोगाणुओं को मार डालते हैं। हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्मजीव कभी-कभी जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को जहरीला बना देता है, जिसे ग्रहण करने पर हमें गंभीर बीमारी हो सकती है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। हमें भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसे संरक्षित करना चाहिए। खाद्य संरक्षण। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं और उसका स्वाद, गंध और रंग बदल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खाद्य का संरक्षण करना चाहिए।
रसायन का उपयोग आमतौर पर सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए किया जाता है, जिन्हें परिरक्षक कहा जाता है। साधारण नमक का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसके अलावा मांस के लिए, मछली के लिए, आंवले के लिए, कच्चे आम और इमली में भी किया जाता है। कई फलों का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, जैसे मीठा अचार यानी जैम, मीठी चटनी यानी जेली, फल रस स्क्वाश के रूप में किया जाता है। चीनी नमी की मात्रा को कम कर देता है, जो भोजन को खराब करने वाले रोगाणुओं के विकास को रोकता है। कुछ फलों और सब्जियों को तेल और सिरका का उपयोग करके अचार के रूप में संरक्षित किया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे वातावरण में नहीं रह सकते हैं। गर्मी और ठंड का वातावरण रोगाणुओं के विकास को मारता है या रोकता है। दूध को उबालकर संरक्षित किया जाता है, क्योंकि उबालने से सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। दूध का पाश्चरीकरण कैसे होता है? दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंड करके स्टोर कर लिया जाता है। यह रोगाणुओं के विकास को रोकता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी और इस प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। रोगाणुओं के हमले को रोकने के लिए सूखे मेवे और सब्जियां सीलबंद एयर टाइट पैकेट में बेची जाती हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम फलीदार पौधों के ग्रंथियों में रहते हैं। वे नाइट्रोजन के रूप में वायु को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलकर स्थिर कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजनों के यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जिसे नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। नाइट्रोजन चक्र हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। यह सभी जीवित जीवों का एक अनिवार्य घटक है, जैसे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के रूप में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे पौधे और जानवर नहीं ले सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर हो जाती है और नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे प्रकाश द्वारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा तथा नीले हरे शैवाल द्वारा। एक बार जब नाइट्रोजन इन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधों द्वारा मिट्टी से जड़ प्रणाली के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग तब पौधे के प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। पौधों को खाने वाले जानवरों को ये प्रोटीन और अन्य यौगिक मिलते हैं। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कवक नाइट्रोजन यौगिकों को पौधों द्वारा फिर से इस्तेमाल करने के लिए बदल देते हैं। कुछ अन्य जीवाणु अपने कुछ भाग को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में वापस चला जाता है और वायुमंडल के लिए
वहाँ नाइट्रोजन का प्रतिशत कम या ज़्यादा मगर स्थिर रहता है।